राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के ऑनलाइन शिक्षण में पुनः सभी छात्रों का स्वागत है। हम लगातार ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपको पाठ पढ़ा रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जिसका द्वितीय अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत वाला पाठ का शिक्षण करेंगे। आशा है आप पूरी गंभीरता से ध्यान देंगे, इसको समझेंगे। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत पाठ का नाम है, शीर्षक है। इसका अर्थ क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि पाठ का जो शीर्षक है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इससे पहले आपने जो पहला पाठ पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, जिसमें आपने शीत युद्ध क्या है और महाशक्तियाँ क्या हैं और कूटनीतिकता, सोवियत संघ, अमेरिका के बारे में अलग अलग अध्ययन किया। तो शीत युद्ध का जो दौर था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होता है और सन 1991 में वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो पहला पाठ है शीत युद्ध वाला, उसी से जुड़ा हुआ ये द्वितीय पाठ है, उसी का एक भाग है, एक कड़ी है। तो शीत युद्ध तो हमने पढ़ा। अब शीत युद्ध सन 1991 में समाप्त हो गया और क्यों हुआ, इस पाठ के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आपने पहले पाठ में पढ़ा कि शीत युद्ध दौरान विश्व राजनीति दो ध्रुवों में बढ़ गई थी, यानी दो महाशक्तियों के बीच सिमट गई थी। एक गुट था, ध्रुव माने कहते हैं, ध्रुव को अगर हम समझते हैं, ध्रुव कहने में आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। ध्रुव का अर्थ होता है गुट, पोलर, अंग्रेजी में इसको पोलर कहते हैं, और हिंदी में ध्रुव और गुट के नाम से जाना जाता है समूह। दो गुटों में विश्व राजनीति बढ़ गई थी। एक गुट था सोवियत संघ और एक गुट था अमेरिका। सोवियत संघ को साम्यवादी गुट कहते हैं और अमेरिका को पूंजीवादी गुट कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा पिछले पाठ में। अब सन 1991 में ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि सन 1991 में, ध्यान दीजिए, सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन मतलब टूट गया, सोवियत संघ बिखर गया। बस सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये गणराज्यों से मिल करके एक संघ था। धीरे धीरे इसके जो गणराज्य हैं वो सोवियत संघ से अलग हो गए, इसलिए सोवियत संघ बिखर गया, संघ टूट गया। तो इसी आधार पर इस पाठ का नाम पड़ा दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात जो दो ध्रुवीय राजनीति विश्व राजनीति में स्थापित हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, वो समाप्त हो गया। इसलिए इस पाठ का नाम दो ध्रुवीयता का अंत है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें हम इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु पूरे पाठ से संबंधित होते हैं, उससे पाठ को समझने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए आशा है कि आप जो है इसको हर बिंदु वाइज समझेंगे। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। इसके अंदर कुछ घटनाएं हुई। द्वितीय विश्व के बाद जो जर्मनी था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी था वो विभाजित हो गया था, वो भी दो गुटों में बढ़ गया था। जर्मनी एक देश है, जर्मनी एक देश है जिसका विभाजन हो गया है। एक पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना गया और दूसरा पश्चिमी जर्मनी के नाम से। अब बाद में ये एकीकरण हो गया, ये फिर से एक हो गई है। समाजवादी गुट के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस गुट का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। जो समाजवादी गुट है या जो समाजवादी गुट के जो देश हैं, यानी पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सोवियत संघ अपने में एक गुट था, उसके साथ बहुत सारे देश जुड़े थे जो साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। वो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, उसके गुट में शामिल थे। इसलिए उन देशों को जो सोवियत संघ के साथ थे या सोवियत संघ का समाजवादी गुट को द्वितीय विश्व के देश माना गया, यानी दूसरी दुनिया के देश इनको कहा जाता है। दूसरी दुनिया या द्वितीय विश्व के देश। और प्रथम विश्व के देश कौन हुए? पूंजीवादी गुट। नोट कर लीजिए इसको। प्रथम है विश्व के देश होते हैं पूंजीवादी गुट, उनको कहते हैं पूंजीवादी गुट के देशों को प्रथम विश्व के देश कहा जाता है। द्वितीय विश्व के देश कौन हुए? द्वितीय विश्व के देश समाजवादी गुट, यानी सोवियत वाले जो गुट के देश थे उनको द्वितीय विश्व के देश कहा जाता है। और तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला पाठ में, जब आपको पढ़ा रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था, तब आपने उसमें देखा या सुना होगा कि तो तृतीय विश्व के देश हैं, उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। इन्हीं देशों को तीसरे विश्व के देश कहा जाता है। मार्च 1950 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। 1950 में क्या हुआ? सोवियत संघ में जो साम्यवादी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है, और मिखाइल गोर्बाचोव इसके महासचिव बने थे। कब बने थे? 1950 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो, उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन को प्रमुख बनाया गया और सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला चली। उसी समय क्या चली? सुधार प्रारंभ। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो सोवियत गणराज्य थे जिसमें जिनकी संख्या कितनी थी? 14 गणराज्य थे। उनमें रूस भी, जो आज एक देश है, बहुत बड़ा देश है, रूस के बारे में आपने सुना होगा। और रूस अमेरिका के बराबर देश है, उससे टक्कर लेने वाला देश है। तो रूस भी एक गणराज्य था और रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता अलग होना प्रारंभ कर दिया, घोषणा कर दी, अलग होने की घोषणा कर दी। किसने? रूस ने। मार्च 1990 में लिथुआनिया, इसमें मैं लिखा गया है लेकिन ये है ने, इसको नहीं पढ़िए। लिथुआनिया ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। लिथुआनिया क्या है? ये भी एक सोवियत संघ का गणराज्य है। जैसे रूस था वैसे ही कौन सा है? लिथुआनिया। कौन है? लिथुआनिया। येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया और रूस के राष्ट्रपति बने। अब जो येल्त्सिन थे, जिनका पहले इसमें जिक्र हुआ है, वो जो कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया
और वो रूस के राष्ट्रपति बन गई। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। जैसे कि मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, सन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया था। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हुए आपके, जरा ये इनको भी समझ लीजिए। छोटे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसका ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। आपको इसकी जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 कथन हैं, ध्यान से देखिए, अपनी किताब में भी देख लीजिए इसको। क, ख, ग, घ, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। पहला, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना और जनता को आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। इसमें से 3 सही हैं, एक गलत है, वो है तीसरा गौ, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है। क्योंकि ये गलत किस लिए है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, अर्थात उस पर किसका नियंत्रण था? राज्य का था, और राज्य जैसा चाहता था उसी आधार पर आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती थी। तो इसलिए यहाँ पर आम आदमी को आर्थिक क्रियाकलापों में या अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए गलत है। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार सजाइए। ये 4 बिंदु हैं, क, ख, ग, घ। सबसे पहली कौन सी घटना है उसको आपको लिखनी है क्रम वाइज, 1 2 3 4 5 ऐसे। अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। देखिए, अफगान संकट क्या है इसको भी समझिए। एक एक पॉइंट करके अगर नहीं समझेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक यहाँ पर पॉइंट को समझा रहा हूँ। अफगान संकट क्या है? अफगान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए यहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी सेना को भेजा था अफगानिस्तान में शांति बहाल के लिए। तो यह अफगान संकट था। बर्लिन दीवार का गिरना, बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी को कहते हैं बर्लिन। जब जर्मनी का विभाजन हुआ था तो उसके बीच में एक दीवार बनाई गई, इस ओर पूर्वी जर्मनी और इस ओर पश्चिमी जर्मनी, ये 2 देश बने थे, और बीच में इनको विभाजन करने के लिए एक दीवार बनाई गई जिसको कहते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी थी। सोवियत संघ का विघटन, जैसे कि आप पाठ चल रहा है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। और रूसी क्रांति, रूस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, आपने पढ़ा होगा समाज विज्ञान में, उसको तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले जो घटना हुई वो हुई रूसी क्रांति, दूसरा अफगान संकट, तीसरा बर्लिन दीवार गिरना, चौथा सोवियत संघ का विघटन। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ विघटित हुआ और उसके परिणाम दे रखे हैं, इसमें से कौन नहीं है उसको देखना आपने। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। इसमें जो है, जो इसका सही है उत्तर है वो है मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। अब इसको ऐसे आपको देखना है, इसको भी देख लीजिए जरा। मिखाइल गोर्बाचोव, शाक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन, वार्सा। अब किसके साथ किसका मेल है? मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है सुधारों की शुरुआत की थी, रूस में या सोवियत संघ में क्या किया था? सुधारों की शुरुआत की थी। शाक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल, जो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे इसको विस्तार से। रूस क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस उभर के आया, यानी रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रहा।
बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताया गया था, बोरिस येल्त्सिन जो है रूस के राष्ट्रपति बने थे। वार्सा क्या है? सैनिक समझौता है। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था नाटो, वार्सा पैक्ट, C2 सेंटो, इसके बारे में पढ़ाया था। तो वार्सा जो है क्या है? एक सैनिक समझौता है, एक सैनिक समझौता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है। किसमें? बार बार वही बताया जा रहा है आपको। किस विचारधारा पर? समाजवाद। किस पर? समाजवाद पर, यानी साम्यवादी विचारधारा पर। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था वार्सा पैक्ट, आप जानते हैं। नाटो किसने बनाया? अमेरिका गुट ने बनाया। और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया। ने 1950 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। किसने? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। किसने? हाँ, जो ये आपके साम्यवादी दल था, जिसके बोरिस येल्त्सिन थे और आपके गोर्बाचोव थे। उन्होंने क्या की थी? 1950 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। कहा कि ना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार, जिसको मैंने अभी बताया आपको, बर्लिन का दीवार का मतलब है, बर्लिन की दीवार का मतलब क्या है? जर्मनी और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली जो दीवार है, उसका नाम है बर्लिन की दीवार। अगला प्रश्न आपका है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 आवश्यकताओं का जिक्र करें। 3 आवश्यकताएं हैं जिनको क्या किया गया है? सोवियत जो अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो अलग करने वाली 3 ऐसे कारण बताइए जो इस प्रकार। सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है उसका नाम क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है, यानी साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, वो राज्य के नियंत्रण में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में नहीं होती है, ये ध्यान दीजिए, इसको समझ भी लीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक समस्याओं पर राज्य का ही स्वामित्व एवं नियंत्रण था। जो सोवियत अर्थव्यवस्था है, उसका नियोजन है। भूमि और अन्य पर किसका नियंत्रण था? राज्य का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण? राज्य का। अब किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? देखो, सोवियत संघ की हालत बड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सोवियत संघ विघटित हुआ और सोवियत संघ के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। उनका अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। गोर्बाचोव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। किन क्या कारण रहे जिनसे कि बाध्य होकर के उन्होंने सोवियत संघ में सुधार करना प्रारंभ किया? नंबर 1, पश्चिमी देशों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, जिसके कारण गोर्बाचोव के लिए सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने आवश्यक हो गए थे। देखो, जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देश का मतलब अमेरिका और उसके साथी जो देश थे, उसके गुट के देश थे, वो कहलाते हैं पश्चिमी देश। तो वहाँ पर बहुत विकास है, या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, आगे हैं। तो इसलिए सोवियत संघ और उसके गुट वाले इस क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। इसलिए जो गोर्बाचोव थे, उन्होंने इस पर सुधार करने की सोची है और सुधार करना प्रारंभ किया। गोर्बाचोव पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने एवं सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की दृष्टि से सुधारों के लिए बाध्य हुए। गोर्बाचोव जो हैं, पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध बिगड़ गए थे, उसको सामान्य बनाना चाहते थे।
पश्चिमी देश मतलब अमेरिका गुट के साथ जो संबंध शीत युद्ध काल में बिगड़ गए थे उसको सामान्य बनाना चाहते थे और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था बनाना चाहते थे। सोवियत संघ के नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए गोर्बाचोव बाध्य हुए। देखो सोवियत संघ के में आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम हो रही है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब पूरे राष्ट्रीय आय में व्यक्ति का हिस्सा, उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो ये अलग प्रकार से निकाला जाता है, इसका सूत्र है। तो प्रति व्यक्ति आय कम थी, इसलिए गोर्बाचोव चाहते थे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े और जिससे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इन्हीं कारणों से सोवियत संघ में गोर्बाचोव सुधार करना चाहते थे। और ये आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में बनाएंगे।